नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि जूही सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। वह तीन भिखारी के साथ सो गई थी, जिस वजह से लोग सहगल परिवार का मजाक उड़ा रहे थे। और यह सुनकर सहगल परिवार का हेड गुस्से से बौखला रहा था। वह एक नज़र जूही के पापा की ओर डालता है और गुस्से में बोला, इस तमाशा को खत्म करो। मुझे अपने परिवार के खिलाफ कोई भी बकवास नहीं सुनी, और अगर अपने बच्चों को काबू नहीं कर सकते तो मुझे बता दो। मुझे पता है इन लोगों से कैसे निपटना है। इतना बोलकर वहां से चले गए। वही जूही के पापा, जिसे खुद को महान समझने की आदत थी, वह ये सब कुछ सुनकर गुस्से से बौखला से चुके थे। कल तक जूही उनके लिए उभरता हुआ सितारा थी, उनके परिवार का। वो ऐसा कन करी, वह भी इतनी घटिया लोगों के साथ। इतना सोचकर वह घिन भरी नजरों से भिखारी की ओर देखता है जो वहां खड़े थे। जूही तो अभी भी सदमे थी, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने अपने पापा का लाड प्यार ही देखा था। वह कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, उसके पापा हमेशा उसे बच्चों की तरह पैम्पर्ड करते थे। लेकिन आज बात बिल्कुल उलट थी, और जूही के पापा गुस्से से पागल हो रहे थे। वही यह सारा तमाशा रिपोर्टर्स अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। आज उनके लिए एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ थी, जैसे कोई ट्रेनिंग मूवी हो। वह सभी लोग अभी चेकआउट कर ही रहे थे, तभी कई सारे गार्ड्स अंदर आए और उन सब ने रिपोर्टर्स को वहां से बाहर कर दिया। दूर खड़े हुए कुछ मेहमान भी इतने सारे गार्ड्स को देखकर वहां से चले गए। अब बस जूही का परिवार ही वहां खड़ा था। उन गार्ड्स के बीच से एक गंभीर इंसान आगे आया और अपनी कड़क आवाज में बोला, चाचा जी आप शांत हो जाइए। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह न्यूज़ बाहर फैलने से रोकनी है। अगर यह न्यूज़ बाहर फैली तो सहगल परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, अगर दादाजी को इस बारे में पता चला तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वही जूही के पापा तो ये सब कुछ सोचकर ही गुस्से से पागल हो रहे थे। वह जूही की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, ये सब कुछ इस बच्चलन लड़की की वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन सी घड़ी में वह हमारी जिंदगी में आई थी। एक नंबर की पनौती है। वही अपने पापा के ऐसे लफ्ज सुनकर तो जूही के पैरों तले जमीन की सरक गई। पूरी जिंदगी उसके पापा ने उसकी हर इच्छा को पूरी किया था, और वह उसे किसी प्रिंसेस की तरह पालते थे। ना ही उस पर किसी भी तरह का टेंशन सकते थे, ना ही कोई जोर जबरदस्ती करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सख्त जीवन सिर्फ परिवार के लड़कों को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने खानदान को आगे बढ़ाना होता है। लड़कियां बस मौज मस्ती के लिए ही होती है, और वह कितने भी बड़ी गलती कर दे या फिर किसी को भी नाराज कर दे, हमेशा ही जूही के पापा उसकी सारी गलती साफ करते थे, और फिर भी वह जूही पर प्राउड रहते थे। लेकिन आज बिल्कुल उलट था। आज उसके पापा ने उसकी जिंदा होने पर भी सवाल उठा दिया था, जिसे सुन जूही भी फूट फूट कर रो रही थी और याद कर रही थी कि आज यहाँ क्या हुआ था। उसे किसी भी हालत में खुद को बेकसूर साबित करना था, क्योंकि रात को वो इतनी भी नशे में नहीं थी। इसीलिए उसको धुंधली धुंधली सी यादें याद आने लगती है। जैसे ही उसे याद आता है कि उसके सामने हर्षवर्धन की वह नाम की बीवी थी और उसी ने ये सब कुछ किया है। जूही अभी खुद को पीड़ित दिखा रही थी और खुद को बेचारा दिखा रही थी। उसकी आंखों में एक गुस्से की झलक नजर आने लगी। वह चिल्लाकर बोली, ये सब कुछ अनाया की वजह से हुआ है। वह घटिया लड़की, उसी ने मुझे यहाँ छोड़ा था। वही मेरे हर्षवर्धन को अपने साथ ले गई। अगर वह नहीं होती तो मैं इतनी घटिया लोगों के साथ रात नहीं गुजारती। वही यह सब कुछ सुनकर तो बाकी का परिवार भी जूही को देखने लगा। जूही की माँ तो आगे आते हुए जूही को शांत करके बोली, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई सहगल परिवार की बेटी के साथ यह सब कुछ करने की? मैं उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगी। वो बस किसी पर इल्जाम डालना चाहती थी। जब तक जी बेगुनाह शानित होती वो खुश होती। उसने तो ये भी सोच लिया था कि वो सने वाली पार्टी को कुछ पैसे भी दे सकती थी, बस वो ये गुनाह एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वहां पर एक इंसान ऐसा भी था जिसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि उसने साफ साफ जूही के लफ्ज सुने थे। यह कोई और नहीं, विक्की सहगल था। विक्की समझ गया था कि जूही किसी और की नहीं बल्कि हर्षवर्धन की बीवी अनाया की बात कर रही है। लेकिन जूही को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जूही नफरत भरी आवाज में बोली, ये सब कुछ अनाया की वजह से हो रहा है।
वह 2 कौड़ी की घटिया लड़की, उसने मेरे हर्षवर्धन को अपने जाल में फंसा रखा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी घटिया चाल में फंसाने की? अगर वह नहीं होती तो आज मेरा हर्षवर्धन मेरे साथ होता, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए होते। वही अपनी बेवकूफ कजिन सिस्टर को वापस वही बात बोलता देख उसे रहा नहीं गया, तो वह गुस्से में चिल्ला कर बोली, बस बहुत हुआ। आज तक मैं तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपना भातर जैसा मुंह से कुछ भी उगलो। तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बोल रही हो? जूही तब तक पूरी तरह से बौखला चुकी था। वह अपने पास पड़े हुए पिलों को विक्की की ओर फेंकते हुए गुस्से में बोली, तुम उस लड़की की साइड क्यों ले रहे हो? क्या वह भी तुम्हें बिस्तर में खुश करती है? जब चाहो तो तुम उसके साथ छिपे हुए होते हो और कभी मेरी साइड नहीं लेते। मेरे को भी पहले ही कहा था कि मैं हर्षवर्धन को पसंद करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा यही कहते थे उससे दूर रहो। वही जूही की बात सुनकर तो विक्की के अंदर का शैतान भी बाहर आने लगा। आखिरकार वह भी अंडरवर्ल्ड किंग का राइट हैंड था। अब भला वह भी हर्षवर्धन से कम खतरनाक नहीं था। वह जूही की ओर देखकर अपनी डरावनी आवाज में बोला, बस बहुत हुआ जूही, मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने मुंह में जो भी आए वह बको। लगता है तुम्हारा सहगल परिवार में रहने का इरादा नहीं है। वही उनकी बात सुनकर तो जूही डर से कांपने लगी। वह तो उसके आसपास के ओरा से ही डर रही थी और विक्की की खतरनाक आवाज सुनकर तो जूही के माँ बाप भी डर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर विक्की ने डिसाइड कर लिया तो उनका सहगल परिवार के साथ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। भले ही उनके बिजनेस पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन सहगल परिवार के साथ जुड़े हुए होने की वजह से उन्हें बिजनेस में कई सारे फायदे मिलते थे और लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनके सामने सर झुकते थे। लेकिन अगर वह अलग हो गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जूही के पिता विक्की को शांत करते हुए बोले, विक्की तुम शांत हो जाओ, वह बस बकवास कर रही है, उसकी बात मत सुनो, उसके साथ हादसा हुआ है इसलिए वह गुस्से में है। विक्की भी गुस्से में गरजते हुए बोला, चाचा जी पहले आप अपनी बेटी से पूछिए कि उसने क्या कांड किया है जिस वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है। थोड़ी देर पहले ही जूही ने जब अनाया का नाम लिया था तो विक्की ने अपने गार्ड से पता करने को कहा था कि यहाँ क्या हुआ था और गार्डो भी काफी तेज थे। उन्होंने थोड़ी ही देर में पता कर लिया कि कल रात क्या हुआ था और पूरी बात सुनने के बाद तो विक्की के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसे चाल चलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, खास करके इतनी घटिया चाल चलने वाले लोग तो हरगिज नहीं। उसे तब खुद की ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। इतने साल उसे जूही को इग्नोर कर दिया और उसकी हर बेवकूफ़ी को माफ़ कर दिया। यही वजह थी कि जूही की इतनी हिम्मत हो गई कि वह हर्षवर्धन के बिस्तर तक चढ़ने की ख्वाब देखने लगी। ऊपर से उसने हर्षवर्धन को ड्रग्स भी दे दिया। हालांकि विक्की को अब तक पूरी बात पता नहीं थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे। क्या हर्षवर्धन जूही को माफ करेगा? क्या जूही बनाट हो जाएगी? और क्या ये साजिश हर्षवर्धन और अनाया को दूर कर देंगे? अब तक आप लोगों ने सुना कि विक्की सहगल को अपनी बहन जूही के किए हुए काम के बारे में पता चलता है कि उसने किसी को किस तरह से ड्रग दिया था और उसके साथ क्या हुआ था, जिसे सुनकर वह गुस्से से बौखला रहा था। लेकिन जूही अभी भी बड़बड़ा रही थी और अनाया को कोस रही थी, जिस वजह से विक्की गुस्से में चिल्लाकर बोला, बस बहुत हुआ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुद पर घमंड है, जिस वजह से तुमने इतना घटिया काम कर दिया। ये सुनकर तो जूही के माँ बाप वीडियो देखते हैं और पूछते हैं, तुमने ऐसा तो जूही क्या किया? वैसे तो वह लोग जानते थे कि उनकी बेटी काफी बदतमीज और घमंडी है और जिद्दी भी है, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि इस बार उसने क्या गड़बड़ की है। लेकिन जूही अब तक डर रही थी कि कहीं उसका किया हुआ काम बाहर न आ जाए, क्योंकि वह भी हर्षवर्धन की पावर को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर उसके माँ बाप को पूरा सच पता चल गया तो वह उसके खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए वह थोड़ी सी डर रही थी और विक्की को रोकने के लिए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब कुछ इसी अनाया की गलती है, न ऊपर से मेरे साथ यह सब कुछ हो गया। उन घटिया भिखारी ने मेरी साथ जबरदस्ती की, मैं उन लोगों को मार दूंगी। ये सुनकर तो विक्की को भी गुस्सा आ गया। वह गुस्से में जूही की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत कर रहे हो? लेकिन जूही को नहीं लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। तभी जूही के पिता डरी हुई आवाज में बोला, इस बार इसने क्या कर दिया?
ये सुनकर विक्की गुस्से में जो कुछ भी उसे पता चला था वह बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद तो जूही के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर्षवर्धन रावत से दुश्मनी तो उन लोगों को महंगी पड़ सकती है। उन्हें तो अब अपने परिवार की बर्बादी अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। वह आगे आया और गुस्से में जूही को एक जोरदार तमाशा मार दिया, जिस वजह से जूही बिस्तर पर हुई गिर गई। जूही को विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उनके सामने खड़े इंसान उसके पिता है। उसके पिता काफी शांत स्वभाव के थे। आज उन्होंने उसको हाथ भी उठा दिया। अब तो उसे डर भी लग रहा था। वो गंभीर आवाज में बोली, सच में इस बार तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। जूही भी परेशान थी क्योंकि वह हर्षवर्धन के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती थी। वह रोते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सच में उसे प्यार करती हूँ और मैं उसे हासिल करना चाहती थी। जब मेरी दोस्त ने मुझे यह आइडिया दिया तो मुझे भी यह सही लगा। अगर हर्षवर्धन मेरे साथ सो जाता तो उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ती। ये सुनकर व्यक्ति भी गुस्से में बोला, क्योंकि ये पहले से पता है उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। सच में तुम जैसे घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये सुनकर तो जूही के माँ बाप और परेशान हो गए, क्योंकि यह बात तो उन लोगों को भी नहीं पता थी कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी हुई है। वह लोग इतने भी नीचे नहीं गिर सकते थे कि किसी शादीशुदा इंसान का घर ही तोड़ दे। जूही की माँ गुस्से में बोली, क्या ये सच है? तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था? तो जूही नजर चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ, उस घटिया गांव की गवार मेरे हर्षवर्धन को अपने प्यार में फंसा लिया। पता नहीं वह कितनी खूबसूरत दिखती होगी, हमेशा अपना चेहरा छुपा ही रखती है। ये सुनकर तो विक्की को भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता और इसलिए मैं तुम्हें किसी से नहीं बचाऊंगा। वो तुम्हारे साथ जो करना चाहेगा मैं उसे करने दूंगा। इतना बोलकर वहां से चला गया। पीछे छोड़ गया चूहे के माँ बाप और जूही को डर से पसीने में तरबतर। वीआईपी कमरे में दूसरी ओर वीआईपी कमरे में दोपहर के नजदीक हर्षवर्धन की आंखें खुलती है। वह अभी भी अनाया के ऊपर लेटा हुआ था और उन दोनों के निचले हिस्से अभी भी जुड़े हुए थे। अनाया तो पूरी तरह से अभी भी बेहोशी थी। हर्षवर्धन अपना सर पकड़कर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को नीचे से जुड़ा हुआ महसूस करके उसके अंदर एक डर लहर दौड़ जाती है। उसे हल्का हल्का सा याद आ रहा था कि पिछले रात क्या हुआ था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे धुंधली धुंधली सी यादें आने लगी और उसकी आंखों के सामने जूही का चेहरा था। उस चेहरे को याद करते ही वो डर से फट पड़ा। उसका शरीर वो सोचकर ही कांप गया। उसे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी बीवी को धोखा दे दिया। वो डरते हुए अपने नीचे लड़की को देखता है, लेकिन तभी उसके नाक में जानी पहचानी महक आती है। पहले तो उसे लगा कि ये सब कुछ भ्रम है, लेकिन फिर उसे अपनी प्यारी सी बीवी के नजदीक होने का एहसास होता है। जो डर उसके अंदर पनप रहा था, उसे उम्मीद की किरण मिल गई। वह हिम्मत करके डरते हुए ऊपर देखता है तो उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा आता है। यह कोई और नहीं अनाया ही थी। अनाया को देखकर तो उसके अंदर एक राहत की सांस आती है। पहले तो वह डर गया था कि कहीं उसने अनाया को धोखा तो नहीं दे दिया, और वह अपनी बीवी को जानता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह उसे छोड़कर ही चली जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें अनाया के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें दर्द से तड़प उठी। उसने खुद को अनाया से दूर करने की कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी अनाया के अंदर है। वह आराम से खुद को बाहर अंदर से बाहर करता है। ऐसा करते ही बेहोशी की हालत में ही अनाया के चेहरे पर दर्द के भाग जाते हैं। यह महसूस करके हर्षवर्धन के सीने में एक अकड़न सी महसूस होती है। वह गौर से ऊपर से नीचे तक अपनी बीवी को देखता है, और जैसे जैसे वह अनाया को देख रहा था वैसे वैसे उसकी रूह कांप रही थी। अनाया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पूरे बिस्तर पर खून लगा हुआ था। जगह जगह पर अनाया के शरीर पर काटने के निशान थे, जिसमें से कुछ नीले पड़ चुके थे तो किसी में से खून आ रहा था, और खून भी अब तक सूख चुका था। अनाया की आंखों में अभी भी आंसू की लाइन थी, जो अब तक सूख चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे सूजन आ चुकी थी, और शरीर के कई हिस्से ऐसे थे जिसमें काफी हद तक सूजन आ चुकी थी। यह नज़ारा देखकर तो हर्षवर्धन के अंदर दर्द की लहर दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने खुद उसकी बीवी का ये हाल किया है। आज उसने अपनी बीवी पर बेदर्दी की सारी हदें पार कर दी थी। वह खुद ही टूट चुका था। उसने तुरंत अनाया को होश में लाने के लिए उसका चेहरा थपथपाया।
लेकिन अनाया कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। वह समझ चुका था कि यह जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। उसने तुरंत कपड़े पहने और अपने सेक्रेटरी रजत को फ़ोन किया। फ़ोन पर कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसने अनाया को एक सफ़ेद चादर में लपेट लिया, यहाँ तक कि उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था, और उसने किसी नाजुक गुड़िया की तरह उसे बाहों में उठाया और टेरेस की ओर चला गया। वहां से चौपर में बैठकर अपने प्राइवेट विला ब्लू हिल में चला गया। जब तक वह वहां पहुंचा तब तक डॉक्टरों की एक लंबी कतार स्पेशलिस्ट विला में मौजूद थी। हर्षवर्धन विला में किसी और को देखे बिना अपने कमरे में चला गया। उन डॉक्टर को भी पता था मामला गंभीर है, तो वो भी उसके पीछे चले गई, क्योंकि वो सभी लेडीज डॉक्टर थी। वह भी हर्षवर्धन की स्पेशल ऑर्डर पर आई थी। हर्षवर्धन को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बीवी को कोई और आदमी देखे, वह भी ऐसी हालत में। तो बिल्कुल नहीं। हर्षवर्धन सबसे पहले अनाया को साफ करता है। वह अनाया को आराम से बस्तर पर सुलाता है जैसे वो कोई गुड़िया हो, और वह बिखर जाएगी। उसे साफ करने के बाद उसे साफ सूत्र कपड़े पहनकर डॉक्टर को अंदर बुलाता है ताकि वह अनाया को चेक कर सके क्या अनाया की हालत गंभीर है, और क्या आगे चलकर वो हर्षवर्धन को माफ करेगी, और कैसे हर्षवर्धन जूही से बदला लेगा। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।